दोस्तों इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि अलग अलग बेसिस के ऊपर डिपेंड होके वर्ब की टाइप्स को हम कैसे कैसे बांटते हैं। तो पिछले कुछ सेशंस में हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब्स क्या होती हैं, कितनी अपना वर्ब्स क्या होती हैं और वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स कर रहे हैं और नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहला जो बेस बनता है वर्ब्स को बाइफरकेट करने के लिए कि कितने प्रकार की होंगी, वो है ऑब्जेक्ट की नीड। कि दो तरीके की आपकी वर्ब्स बनेगी, एक तो इंट्रांजिटिव वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती सेंटेंस में अपने मतलब को पूरा करने के लिए। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में अपने मतलब को कंप्लीट एंड क्लियर करने में। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपकी ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, जैसे राम इज़ स्लीपिंग, दे आर स्विमिंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब इसमें राम क्या है? राम आपका सब्जेक्ट है जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है। एक्शन क्या है? स्लीपिंग, कि वो सो रहा है। इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस की थी। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और बी। तो राम इज़ स्लीपिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी। आपको पता है कि इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, या कह लो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट राम है, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, मेन वर्ब आपकी स्लीपिंग है और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। वर्ब के पीछे आपको एंड पे ऑब्जेक्ट मिलता है, कुछ भी नहीं है। अब राम इज़ स्लीपिंग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई नहीं है और ऑब्जेक्ट के बिना क्या राम इज़ स्लीपिंग सेंटेंस का मतलब क्लियर हो रहा है? मीनिंग समझ पा रहे हो? बिल्कुल। राम इज़ स्लीपिंग मतलब राम सो रहा है। तो बिना ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस के सेंटेंस में हमें सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है। दे आर स्विमिंग, इसमें भी वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब समझ आ रहा है कि वो तैर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस का मतलब क्लियर है, तो जो वर्ब यूज़ हुई है वो इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब के केस में उल्टा है कि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिला तो सेंटेंस का मतलब आपको क्लियर होगा नहीं। जैसे ही टुक लंच, अब इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन। टुक आपका वर्ब है कि काम क्या हो रहा है, और लंच आपका ऑब्जेक्ट है कि जो वर्ब है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन हो रहा है, द थिंग दैट इज़ बीइंग डन। और लंच आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके ऊपर वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्शन का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे टुक का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है? क्या लिया जा रहा है? लंच लिया जा रहा है। तो अगर मैं ये लंच जो ऑब्जेक्ट है ये हटा दूँ, अकेला सेंटेंस पढ़ूँ कि ही टुक, उसने लिया, क्या लिया? कोई मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, ही टुक व्हाट? तो इसका आंसर हमें लंच मिलेगा अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे, ही टुक लंच। तो लंच जो ऑब्जेक्ट है इसको हटा के सेंटेंस का मीनिंग अनक्लियर है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो टुक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। सचिन लव्स क्रिकेट, सचिन को प्यार है क्रिकेट से। अगर लिखें सचिन लव्स क्रिकेट, जो ऑब्जेक्ट है वो हटा दें तो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। तो लव्स या लव्स जो आपका सचिन लव्स क्रिकेट, आपका जो लव्स है इसमें वर्ब, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। तो जब आपका ऑब्जेक्ट को हटा के सेंटेंस का मतलब इनकम्प्लीट आपको लगे, उसकी सेंस ना बने, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब उसमें इस्तेमाल हुई है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आप ये भी समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आपका जो सब्जेक्ट है वो एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉन्क्रीट सब्जेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसको आप टच कर सको और उसकी
PHYSICAL, हाँ। तो ट्रांजिटिव के केस में, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में जो सब्जेक्ट है वो कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट होने का मतलब कि उसको टच कर सको आप फिजिकली, ठीक है। आपका कोई फ्रेज, PHRASE, कोई फ्रेज ना हो, ठीक है। जैसे आपका राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड, राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड, इसमें जो वर्ब है स्लीपिंग, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, आइए इसको समझ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि राम इज स्लीपिंग ऑन द बेड में स्लीपिंग आपकी कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव। तो वर्ब आपकी है, ठीक है, स्लीपिंग आपने पहचान ली कि वर्ब है, और उसके बाद लिखा है ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर। अब ऑन जो है ये आपकी प्रेपोजिशन है, स्लीपिंग के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वर्ब के बाद एक फ्रेज दिया गया है, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, चाहे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कोई भी फ्रेज है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपका वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब राम इज स्लीपिंग में आपका स्लीपिंग आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑन द बेड, ये आपका कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ना होते हुए एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, मैं आपको अभी बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे इन, ऑन, अंडर, ठीक है, ये सब आपके प्रेपोजिशन है, आफ्टर, बिफोर, डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब तभी बनेगी जब सब्जेक्ट कॉन्क्रीट है और जब सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि राम ऑक्यूपाइज द बेड, कि राम ने बिस्तर को ऑक्यूपाई किया है, कि वो बिस्तर पर है, ये कह रहे हैं कि, ठीक है, बेड को घेरे हुए है, ऑक्यूपाई किया हुआ है बेड। तो इसमें वर्ब आपकी ऑक्यूपाइज है, और ऑक्यूपाइज के बाद आपका सीधा डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है द बेड। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, फिजिकली टच कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस है, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई प्रेपोजिशन, कोई फ्रेज, कोई एडवर्ब कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में ऑक्यूपाइज आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो जब वर्ब के बाद आपका फ्रेज है, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज है, चाहे वो आपका प्रेपोजिशन वाला फ्रेज है, तो आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव होगी, और जब वर्ब के बाद आपका डायरेक्ट और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, तब आपकी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। स्क्रीनशॉट लेना इसका आप ले लो, ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं, की पॉइंट्स, ये मैं आपको सेशन में साथ ही साथ प्रोवाइड करते जाता होता हूँ। ये था आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स विद कॉम्प्लीमेंट्स। कई बार ऐसा भी होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है अपने मतलब को पूरा करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका इसमें सब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, ग्रेट आपका एक तरीके से वो हो गया, क्वालिटी होगी, एडजेक्टिव हो गया, किंग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन भी है किंग। तो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें जो वर्ब है आपकी वॉज है, वॉज, ठीक है, वॉज के बाद आपका अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब वर्ब इसमें है वॉज, और इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट, अशोका वॉज अ किंग, अशोका एक राजा था, तो इसको कॉम्प्लीमेंट पूरा करने के लिए आपको ग्रेट लगाना पड़ा, ठीक है। या इसको अगर आपको समझ नहीं आता है कोई बात नहीं, आप अगले सेंटेंस में समझ लो कि ही मेड मी द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब। हाँ, ये सेंटेंस बढ़िया है, इसको समझ लो आप, ठीक है। ही मेड मी द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब। अब ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, ही मेड मी,
उसने मुझे बनाया। हाँ, थोड़ा सा ये अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन ये आपका सेंटेंस तो होगा, चाहे थोड़ा सा सेमी सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसीलिए इसको पूरा करने के लिए इसके मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, कि उसने मुझे बनाया। क्या बनाया? ही मेड मी व्हाट? ही मेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। तो अब इसमें जो रूल है आपका, ठीक है, कि सब्जेक्ट है ही, वर्ब है आपका मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका मी है, और मी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी फिजिकल प्रेजेंस है, इसको टच कर सकते हो। ही मेड मी आपका ठीक है, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब के रूल्स के ऊपर ये खरा बैठ रहा है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ही मेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, द से लेके क्लब तक आपका कॉम्प्लीमेंट है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स कभी कभार ऐसे भी होती हैं जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स हो जाती हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ तो ट्रांजिटिव वर्ब आपकी बनी सकती हैं, लेकिन टू ऑब्जेक्ट्स भी कई बार आपको देखने मिल जाते हैं। एक तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका एक आमतौर पर कोई व्यक्ति हो सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कोई चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु। जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे दिया क्या? अ पेन। ही आपका सब्जेक्ट है, गेव आपका मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी आपका एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको आप ये याद रख लेना कि ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है, ठीक है। ही मे गेव मी, उसने मुझे दिया क्या? अ पेन। एक तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी बन रहा है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं इसमें? तो एक ऑब्जेक्ट मी है और एक ऑब्जेक्ट आपका अ पेन है। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें अ पेन है, कि बिल्कुल एंड पे जो ऑब्जेक्ट आया है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो आपका अ पेन है। और गेव के जस्ट बाद, जो वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब के जस्ट बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आया है वो इनडायरेक्ट है, और बिल्कुल एंड पे जो ऑब्जेक्ट आया है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इम्पॉर्टेंट नोट में क्या दिया गया है कि ऐसा भी हो सकता है एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो और इंट्रांजिटिव भी हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उस वर्ब को यूज़ कैसे किया जा रहा है। जैसे द स्पैरोज आर फ्लाइंग, जो चिड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं। फ्लाइंग आपकी वर्ब है, लेकिन वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग क्लियर हो रहा है। द स्पैरोज आर फ्लाइंग, कि जो चिड़ियाँ हैं वो उड़ रही हैं, क्लियर हो रहा है। तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब बन गई कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है, तो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है फ्लाइंग। अब ही इज़ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, अब इसमें क्या है? फ्लाइंग के बाद आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एन एरोप्लेन, कि वो उड़ा रहा है एक जहाज़। अब इसमें वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल गया और कॉन्क्रीट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये आपका फ्लाइंग आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, ठीक है। वर्ड वही है फ्लाइंग, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी कि इंट्रांजिटिव। अगर अगर सेंटेंस का मीनिंग बिना ऑब्जेक्ट के क्लियर है तो वो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है, और अगर सेंटेंस का मीनिंग आपका क्लियर नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर आपने ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो आपका वर्ब आपकी ट्रांजिटिव है, क्योंकि उसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ट्रांजिटिव के केस में डायरेक्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इज नीडेड, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में डायरेक्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड। फिर आता है स्ट्रक्चरल रोल के बेसिस के ऊपर हम वर्ब्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो एक तो मेन वर्ब हो गया और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। ये आपके दो तरीके हैं स्ट्रक्चरल रोल के ऊपर डिपेंड होकर वर्ब्स को बांटने के। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब खुद में ही खुद का एक्शन बताता है, उसको किसी अनदर वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। खुद ही वो एक्शन बता देगा कि क्या हो रहा है। स्टैंड अलोन, ही नोज़ मी, वो मुझे जानता है, तो इसमें नोज़ गया है जानना, और इसने अपना खुद ही में ही इट एक्सप्रेस्ड द एक्शन बाय इटसेल्फ। राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मार दिया, सीधा मेन वर्ब है,
खुद ही एक्शन बता रहा है बिना किसी और वर्ब की हेल्प लिए। ऑक्सिलरी वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनकी सपोर्टिंग नेचर होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मेन काम होता है ग्रामेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करना, ये बात समझ लो, ठीक है। इनका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होती। जैसे मेन वर्ब की मीनिंगफुल सेंस होती है, नोज का मतलब होता है जानना, किल्ड का मतलब होता है मारना, ईटिंग का मतलब होता है खाना, टॉकिंग का मतलब होता है बोलना। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं इनके बस प्योर ग्रामेटिकल फंक्शंस होती हैं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही बनाने के लिए ग्रामेटिकली यूज़ होती हैं, और इनका इस्तेमाल बेसिकली डिपेंड करता है नाउन्स और प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है। कि अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो अलग ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, अगर आपका प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो अलग ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी फिर आगे बांटी गई हैं कि एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं और एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की आपकी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कर रहे हैं। ये भी आगे दो तरीके से बांटी जाती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी यूजेज मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे कौन कौन से सेंटेंस में कौन कौन सी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इज़, एम, आर आपकी प्रेजेंट टेंस के केस में यूज़ होती है, वॉज, वर आपका पास्ट टेंस में होती है, हैज़, हैव भी आपका प्रेजेंट टेंस में होती है, हैड आपका पास्ट में होती है, ठीक है। डू, डज आपकी प्रेजेंट में होती है, डिड आपका पास्ट में होती है। तो इस पॉइंट पे आप बेसिकली बस इनके नाम देख लो। जैसे ही के साथ क्या लगेगा, ही इज़ लगेगा, ही सिंगुलर है, ही इज़ लग सकता है, ही वॉज लग सकता है, ही हैज़ लग सकता है, ही डज लग सकता है। और अगर दे हैं प्लूरल हैं तो दे आर लगेगा, दे वर लगेगा, दे हैव लगेगा, दे हैड लग सकता है। अगर सिंगुलर हैं नाउन प्रोनाउन या प्लूरल है नाउन प्रोनाउन, हैड दोनों के साथ लग सकता है, ठीक है। ही हैड, शी हैड, दे हैड, हैड का कोई झंझट नहीं है, चाहे सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैड लगा सकते हो। लेकिन बाकियों के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। जैसे ही है तो ही डू नहीं होगा, ही डज होगा। अगर दे हैं तो दे डज नहीं होगा, दे डू होगा। फिर आती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आपकी इनका भी कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन ये इस्तेमाल कब होती हैं, जब आपने ऐसे सेंटेंसेस लिखने या बोलने होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई एबिलिटी दिखाई गई है कि आप कुछ कर सकते हो या आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने परमिशन मांगनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी संभावना को दिखाना है कि आज बारिश हो गई, आज बारिश नहीं होगी, पॉसिबिलिटी को, ठीक है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन है कि ये काम को आपको करना ही करना है, या किसी की मॉरल ड्यूटी के बारे में आपको बताना है, किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, किसी को सुजेशन दे रहे हो, किसी को वादा या प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है जी। तो जब ये सारे काम करने होते हैं तब मॉडल ऑक्सिलरीज का हम इस्तेमाल करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज होती कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट टू, विल, शैल, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये सभी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो इनकी यूजेज का मैंने ये चार्ट दिया गया है कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे कैन आपका इस्तेमाल होता है एबिलिटी को शो करने के लिए। मान लीजिए आप कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम हल कर सकते हो तो आप कहोगे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली, मैं इस समस्या को आसानी से हल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा काम बताना है, कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जिसकी होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत कम संभावना है किसी चीज़ की होने की, तो आप माइट इस्तेमाल करोगे कि ही माइट कम लेट टुडे, कि वह आज देरी से आ सकता है। पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो आज देरी से आएगा, देरी से आ सकता है। हो सकता है कि वो आ जाए जल्दी टाइम पे, लेकिन थोड़ी सी संभावना है, बहुत वीक पॉसिबिलिटी है कि वो उसको देरी भी हो सकती है।
तो जब हम मॉडल्स चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो। ओके, ये कॉजेटिव वर्ब के बारे में इतना समझ लो बस, जहाँ पे मेक है और गेट है वो आपका कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। मेक और गेट, चाहे मेड है चाहे गॉट है सेकंड फॉर्म, ठीक है। मेक मेड मेड, गेट गॉट गॉट, तो ये आपकी दो कॉजेटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपकी वर्ब्स की क्या टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ इन अ सेंटेंस, कि वर्ब को सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है। तो इस बेसिस के ऊपर वर्ब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक फाइनाइट वर्ब्स और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक वर्ब फाइनाइट होगी कि नॉन फाइनाइट होगी, ये बात तय करेगी कि क्या वो टेंस के बारे में, टाइम के बारे में बता रही है, पर्सन के बारे में बता रही है, नंबर के बारे में बता रही है कि नहीं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में बस आप ये ध्यान रख लो कि फाइनाइट वर्ब चेंज होगी टेंस के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर सकती है, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब आपकी कंप्लीट एक्शन के बारे में बताती है और मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल ये होती है। जैसे ही वेलकम्ड मी, अब इसमें वेलकम्ड आपका फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। क्योंकि वेलकम्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमको देख के पता लग गया कि पास्ट टेंस है, कि जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ होगा, पास्ट में हुआ होगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता कि ही वेलकम्स मी विद ओपन आर्म्स, कि वो मेरा स्वागत खुली बाहों से करता है, तो इसमें आपका प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमको पता लग रहा है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगी हुई है, ठीक है। और ही है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका पता है वर्ब के साथ एस ई एस लगती है, जो आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसका सिंगुलर प्लूरल होने के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि फाइनाइट वर्ब आपकी सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब आपकी उस प्रकार से यूज़ होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब उस प्रकार से यूज़ होगी, ठीक है। जैसे आई प्ले है, ही प्लेस हो जाएगा। आई आपका प्लूरल प्रोनाउन काउंट होता है, तो प्ले के साथ एस ई एस नहीं लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। ही आपका सिंगुलर है तो प्ले के साथ एस लग गई, ठीक है। और शी वेंट, दे वेंट, ये हमें बता रहा है कि वेंट यूज़ हुआ है, गो वेंट गॉन, वो वेंट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कि आपका ये जो एक्शन है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, पास्ट में कंप्लीट हुआ है। और जो आपका फाइनाइट वर्ब है हमेशा मेन क्लॉज का पार्ट होगा। दो क्लॉजेस होती हैं, एक मेन क्लॉज एक और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज खुद में ही अपना मीनिंग क्लियर करती है, ठीक है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, अगर सेंटेंस में दो क्लॉजेस हों, मेन और सबऑर्डिनेट, और मेन क्लॉज को हटा दें, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी खुद में मीनिंग को डिफाइन कर नहीं पाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। तो मेन क्लॉज सेंटेंस की हीरो होती है, ये समझ लो। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? अगर वर्ब आपको बताए कि एक्शन को किसने किया, कब किया, तब वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब आपकी टेंस के साथ, पर्सन के साथ, नंबर के साथ चेंज होती है, और ये मेन वर्ब आपकी बनती है सेंटेंस की, और ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करती है। क्योंकि अगर आप फाइनाइट वर्ब को सेंटेंस में से हटा दोगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा सेंटेंस।
फिर आता बारी नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, जो ना ही आपको पर्सन या नंबर बताती है, और कैन नॉट वर्क अलोन एज द मेन वर्ब, और मेन वर्ब की तरह वो अकेला काम नहीं कर सकती। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी एक नाउन की तरह काम करती है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है, एडवर्ब की तरह काम करती है, लेकिन मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकती। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको एक नाउन के बारे में बता सकती है, किसी एक्टिविटी का नाम, किसी चीज़ का नाम, एडजेक्टिव बता सकती है, ठीक है, किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता सकती है, और एडवर्ब आपका बन सकती है। 3 तरीके की होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, एक जिरंड, एक इन्फिनिटिव और एक पार्टिसिपल। क्या क्या होती हैं आइए जानते हैं। इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, तब हम और डिटेल में जानेंगे। जैसे सबसे पहले जिरंड क्या होती है? जिरंड आपकी होती है एक ऐसी वर्ब जिसके पीछे आईएनजी लगता है और वो नाउन की तरह काम करती है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। और जिरंड के बारे में आप ये भी बात जान लो कि जिरंड जो है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करती है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, स्विम करना आपको पता है एक वर्ब है, लेकिन स्विम जो है आपकी रूट वर्ब, ठीक है, उसके पीछे आपका आईएनजी लग गया स्विमिंग, और ये एक एक्टिविटी का नाम बन गया, और किसी भी चीज़ का नाम होगा तो ये नाउन होगा। तो स्विमिंग आपका एक तो वर्ब के साथ आईएनजी लग गई। जिरंड की पहचान क्या है? एक तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, दूसरा वो सेंटेंस के आगे की तरफ आएगी, सब्जेक्ट बनेगी, और तीसरा वो किसी चीज़ का नाम होगी, किसी एक्टिविटी का नाम, नाउन बनेगी, तो वो आपका जिरंड हो गया, ठीक है जी। जैसे रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, आपको पता है कि रीडिंग वैसे तो आपकी वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, किसी एक्टिविटी का नाम बन गया, नाउन बन गया, और सब्जेक्ट की जगह पे आ गई सेंटेंस के आगे, तो ये आपका जिरंड बन जाएगी। फिर आती है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव की फॉर्म आपको होती है टू के साथ आपकी वर्ब की बेसिक फॉर्म लगी गई होगी, लगी हुई आपको दिखेगी। इन्फिनिटिव क्या होगी कि टू के साथ आपको बेस फॉर्म वर्ब की देखने को मिलेगी, और ये नाउन की तरह काम करेगा। जैसे ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट्स आपका मेन वर्ब होगी, टू ड्राइव अ कार, टू ड्राइव इसमें इन्फिनिटिव होगी, ठीक है। ही आपका सब्जेक्ट, वांट्स आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट, टू ड्राइव अ कार। अ कार आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने बात की थी। एक ऐसे भी हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट हों एक ही आपके उसमें सेंटेंस में। अ कार आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और टू ड्राइव आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका ये टरा लेना, जब आपको टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म देखने को मिल जाए तो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगी वो। फिर बारी आती है पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल में वर्ब आपकी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की तरह काम करती है, और ये आपका नाउन को डिस्क्राइब करती है। जैसे ही सा अ टायर्ड पर्सन। अब टायर्ड क्या है? टायर, टायर्ड, टायर्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इस सेंटेंस में आप बता सकते हो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सा आपकी मेन वर्ब की फॉर्म है, ही आपका सब्जेक्ट, सा आपका मेन वर्ब, ही सा अ टायर्ड पर्सन, ठीक है। अब टायर्ड एक वर्ब की फॉर्म ही है, लेकिन टायर्ड किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? पर्सन के बारे में, कि पर्सन कैसा था, कि वो टायर्ड था, थका हुआ। पर्सन आपका नाउन है, कॉमन नाउन, तो नाउन को डिफाइन कर रही है एक वर्ब। जब नाउन की विशेषता बताएगी एक वर्ब, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है वर्ब, तो वो पार्टिसिपल कहलाएगी, ठीक है। आई विटनेस्ड अ बर्निंग ट्रेन, तो ट्रेन कैसी थी? बर्निंग थी, जल रही थी, बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन। तो ट्रेन को डिस्क्राइब कर रही है बर्निंग जो वर्ब है। बर्न, बर्नट, बर्नट, ये आपकी वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब आपकी ट्रेन जो नाउन है उसको डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो आपका बर्निंग आपकी पार्टिसिपल बन जाएगी, कि ऐसी वर्ब जो नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। ब्रोकन चेयर, रनिंग बॉय, चेयर कैसी है?
टूटी हुई, ब्रोकन। बॉय कैसा है, दौड़ रहा है, रन कर रहा है, रनिंग। फिर पार्टिसिपल फ्रेज आ जाता है, ठीक है। एडवर्बियल यूज़ है इसकी। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपल एंड एक्टिंग लाइक एन एडवर्ब, जो टाइम, रीज़न या कंडीशन बताते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो। सबसे पहले पार्टिसिपल हमने क्या किया था कि पार्टिसिपल क्या होता है, ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। पार्टिसिपल क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, ऐसी वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। एग्जाम्पल है कि जैसे हैविंग टेकन लंच, कि लंच लेने के बाद, लंच करने के बाद ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज चला गया। अब हैविंग टेकन लंच एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, जो बताता है व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, कि वो कॉलेज कब गया। कब गया वो, लंच लेने के बाद। अब इसमें मैं आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बता देता हूँ। हैविंग टेकन लंच ही वेंट टू कॉलेज, कि लंच लेने के बाद वो कॉलेज गया। ही वेंट टू कॉलेज आपका मेन क्लॉज है, क्योंकि अगर बाकी सब कुछ हटा दूँ तो ही वेंट टू कॉलेज, कि वो कॉलेज गया, ये आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी हैविंग टेकन लंच है, कि लंच लेने के बाद। लंच लेने के बाद क्या, व्हाट हैपेंड, इनकम्प्लीट सेंस है, तो हैविंग टेकन लंच आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही वेंट टू कॉलेज मेन क्लॉज। और क्लॉज आपका एक तरीके से फ्रेज ही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। और इसका भी रट्टा लगा लेना, ठीक है। सब कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है इंग्लिश की ग्रामर में, ठीक है। तो बस पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में आप ये ध्यान में रखो कि एडवर्बियल यूज़ है, कि जब वर्ब आपकी एडवर्ब के तौर पे यूज़ होती है। जैसे वॉकिंग स्लोली ही लेफ्ट द रूम, कि धीरे धीरे चलते हुए उसने कमरा छोड़ दिया। तो उसने कमरा कैसे छोड़ा, धीरे धीरे चलते हुए। वॉकिंग, ठीक है, आपका वर्ब है जो एडवर्बियल फ्रेज में इस्तेमाल हो रही है। फ्राइटेंड बाय नॉइज द डॉग रैन अवे, डर के कारण नहीं, फ्राइटेंड बाय नॉइज, शोर के कारण डर के कुत्ता भाग गया। तो कुत्ता क्यों भागा, क्योंकि फ्राइटेंड बाय नॉइज था, ठीक है, शोर के कारण। तो फ्राइटेंड इसका आपका वो है वर्ब, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज में यूज़ हुई है। जब वर्ब आपकी एक एडवर्बियल विशेषता बताती हुई फ्रेज में यूज़ हो तो वो आपका पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये आपकी सारी बातें थी वर्ब्स के बारे में। हमने काफ़ी कुछ जाना, वर्ब क्या होती है, वर्ब कैसे इस्तेमाल होती है, अलग अलग टाइप्स क्या हैं वर्ब्स की, वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्यों होती हैं, और आपका वर्ब्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, फिर आपके वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स आगे डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, और फिर आपका मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, और उसके बाद फिर आपका ये हो गया था सारा। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो आपका इंग्लिश में जिनको भी कोई दिक्कत आती है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या बेसिक्स सीख रहे हैं फंडामेंटल्स इंग्लिश के, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। और इन वीडियोज़ को आप इनका लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट दैट। थैंक्स अगेन।